हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक लंबे समय के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो बच्चों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे और ख़ास करके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और उसमें भी टेस्टिज के बारे में, क्योंकि टेस्टिज जो है एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आइए हम टू द पॉइंट हम टेस्टिज पे बात करते हैं। बच्चों, ये फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर जो है ये टेस्टिज का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब होता है कि जब हम इसे लंबा करके काटते हैं टेस्टिज को, तो इसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। तो हम जब टेस्टिज के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसके एलिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की। तो मनुष्य के जननांग में टेस्टिज, इसको हिंदी में वृषण कहते हैं, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह मनुष्य के शरीर में एब्डोमिनल कैविटी किसे कहते हैं, जिसमें हमारा पेट, लीवर, पेनक्रियाज वो स्थित होता है, उसको हम एब्डोमिनल कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी कि शरीर से बाहर, एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रोटम है, जब माँ के गर्भ में शिशु होता है, तो ये इस टेस्टिज जो है ना वो अंदर ही रहता है, यानी कि जो हमारा किडनी है, किडनी के जस्ट नीचे। लेकिन जैसे जैसे शिशु डेवलप करता है, विकसित होता है, तो ये टेस्टिज यानी कि ये वृषण जो है शरीर से बाहर आ जाता है। तो हम आगे बात करेंगे कि आखिर बाहर क्यों आता है, क्यों नहीं अंदर ही रहता है। तो बाहर आने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का जो तापक्रम है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कम हो जाता है, और ये स्थिति जो होती है, ये स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु हैं उनके पैदा होने के लिए एक उचित स्थिति होती है। इसी कारण ये हमारे शरीर में जो वृषण होता है, टेस्टिज जो होता है, ये शरीर के बाहर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो प्रत्येक वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यह बाहर से, अब ये वृषण जो है इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर हो गई। अब ये स्क्रोटम जो है, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये वृषण जो है बाहर से त्रिस्तरीय झिल्ली, यानी कि 3 स्तर की झिल्ली से घिरा रहता है, जिस झिल्ली को हम ट्यूनिका कहते हैं। अब बाहरी झिल्ली जो होती है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस कहलाती है, बीच वाली ट्यूनिका एल्बुजेनी कहलाती है, तथा अंदर वाली झिल्ली जो होती है वो ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यह बाहर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे ट्यूनिका कहते हैं। अब ये ट्यूनिका जो कि त्रिस्तरीय होती है, तो सबसे बाहरी झिल्ली को ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं, बीच वाली को ट्यूनिका एल्बुजिनी बोलते हैं, तथा अंदर वाली झिल्ली को ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहा जाता है। प्रत्येक वृषण में करीब करीब 250 चेम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक लोब्यूल्स में करीब करीब मुड़ी हुई 1 से 3 की संख्या में नलिकाएं होती हैं, जिसे हम सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर फिगर में, ये जो देख रहे हो ना, ये चेम्बर्स हैं, कक्ष हैं। यहाँ पर तो फिगर में कम दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली इनकी संख्या 250 होती है, 250। और प्रत्येक कक्ष में कम से कम एटलीस्ट 3 मुड़ी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे भी बताएंगे इस बारे में। ये आप देखो यहाँ पर, अब ये तो वृषण के बारे में हमने चर्चा कर दी, लेकिन इस वृषण के जो स्ट्रक्चर है, इसमें
कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं। सहायक नलिकाएं क्या होती हैं? पहला होता है रेटी टेस्टीज। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है? रेटी टेस्टीज है। तो उनको रेटी टेस्टीज कहते हैं। अब ये क्या है कि वृष्ण के अंदर जो सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स होते हैं, ये एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को हम रेटी टेस्टीज बोलते हैं। वृष्ण के अंदर सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स एक बिंदु पर आकर आपस में मिल जाते हैं, लेकिन तुरंत दूसरी बिंदु पर ये नलिकाओं के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। दूसरी बिंदु पर क्या होता है? ये नलिकाओं के, ये जो नलिकाएं हैं, ये जो रेटी टेस्टीज है, ये यहाँ पर आके एक बिंदु पर आके ये नलिकाओं में जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। रेटी टेस्टीज के वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। अब वासा इफ्रेंसिया क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। रेटी टेस्टीज आप लोग समझ गए। रेटी टेस्टीज जो है वो कुछ नहीं है, सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स। अभी जो सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स हमने बताया, सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स जो हमने बताया, ये सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं और ये बिंदु जो है आगे चल के छोटी छोटी नलिकाओं में फिर विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटी टेस्टीज कहते हैं। ठीक है ना। रेटी टेस्टीज के आगे, अब रेटी टेस्टीज जो है ये आगे चल के एक नलिका में और मिलती है। इसी नलिका को हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। इसको हम क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंसिया। ठीक है। तो वासा इफ्रेंसिया क्या है कि रेटी टेस्टीज के आगे यह नलिका होती है जिससे रेटी टेस्टीज आकर खुलते हैं। राइट। अब वासा इफ्रेंसिया, अब वासा इफ्रेंसिया जो है यहाँ से अब जो है धीरे धीरे ये क्या करेगी? वासा इफ्रेंसिया क्या करती है कि यहाँ पर जो है एक दूसरी नली में खुलती है, यहाँ पर एक दूसरी नली में खुलती है। ये पूरी नली जो है इपिडिडाइमिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इपिडिडाइमिस। अब इस इपिडिडाइमिस में सबसे ऊपर वाले, आप ये देख रहे हो, सबसे ऊपर वाले को कैपुट इपिडिडाइमिस कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस इपिडिडाइमिस कहते हैं और नीचे वाले को काउडा इपिडिडाइमिस कहते हैं। राइट। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? कैपुट इपिडिडाइमिस। बीच वाले को कॉर्पस इपिडिडाइमिस और नीचे वाले को काउडा इपिडिडाइमिस कहते हैं। और इपिडिडाइमिस का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या है कि सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स में शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो है पैदा होते हैं और यहाँ से रेटी टेस्टीज होते हुए और इपिडिडाइमिस में आकर ये संग्रहित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? संग्रहित हो जाते हैं, यानी कि स्टोर हो जाते हैं और यहीं पर इनको पोषण भी मिलता है। ठीक है। तो इपिडिडाइमिस का कार्य आप समझ लिए। और इपिडिडाइमिस जो होता है, इपिडिडाइमिस आप देखो आगे चल के यहाँ पर क्या है? कैपुट इपिडिडाइमिस है, बीच वाला जो है आपको कॉर्पस इपिडिडाइमिस है और नीचे वाला काउडा इपिडिडाइमिस है। तो ये काउडा इपिडिडाइमिस फिर आके एक दूसरी नलिका में खुलता है जिसे हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा डिफरेंशिया। यही वासा डिफरेंशिया आगे सेमाइनल वेसाइकिल होते हुए और पेनिस में जो यूरिथ्रा होता है, जो मूत्र की नली होती है, उस मूत्र की नली में खुल जाता है, जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट्स भी कहते हैं। यानी कि जब मेल और फीमेल के बीच में लैंगिक क्रियाएं होती हैं तो पेनिस से जो स्पर्म निकलता है, उस समय उसका नाम सीमेन हो जाता है। ये हम आगे चल के बताएंगे। तो वो यूरिथ्रा जो नली होती है ना, उसी को हम इजैकुलेटरी डक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसी मार्ग से जो है वो वीर्य निकलता है। तो आप ये वीर्य के बारे में आप अच्छे से टेस्टिस के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और वीर्य इसमें कैसे बनता है ये भी समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। ये टेस्टिस जो आप देख रहे हो, टेस्टिस, इसका एलिस है, ये एलिस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब इसमें जो है ये शरीर के बाहर
एक झिल्ली में रहता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, अभी मैंने बताया। इसके अंदर 250 की संख्या में कक्ष होते हैं। प्रत्येक कक्ष में 2 से 3 जो है मुड़ी नलिकाएं होती हैं, जिसे हम सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का विकास होता है। ये सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स आगे चल के एक नलीनुमा संरचना बनती है, जिसे रेटी टेस्टिज बोलते हैं। ये रेटी टेस्टिज आगे चलकर एक दूसरी नली में खुलता है, जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला कैपुट एपिडिडाइमिस, बीच वाला कॉर्पस एपिडिडाइमिस और लास्ट वाला नीचे वाला काउडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस का मुख्य कार्य होता है जो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं, उस स्पर्म का संग्रहण और पोषण। ये एपिडिडाइमिस आगे चलकर भाषा डिफरेंशिया नामक नली में खुलता है, और जो आगे चलकर सेमाइनल वेसाइकिल होते हुए पेनिस में यूरिथ्रा में खुल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें आपको कुछ और भी जानकारी लेनी है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9565393978। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर इसके क्लास में अवेलेबल हैं, लेकिन नोट्स लेने के पहले आप हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।